हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। यानी हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो किस चीज के ऊपर है, ये है लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर। अब लिमिटिंग रीजेंट होता है क्या है, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूं, अभी तक अपन ने मोल कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ ली। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मोल होता क्या है, फिर हमने समझा कि मोल को निकालते कैसे हैं। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, अगर आपको मास दे रखा है, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी है, वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी के बेसिस पर हमने देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब अगर हम मोल निकाल लें तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है एटॉमिक मास की या फिर मॉलिक्यूलर मास की, तो वो चीज भी अपन ने समझ ली। फिर अपन ने समझे कि भाई साहब स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री को समझने के बाद में हम एक नए टॉपिक के अंदर आपको मैं लेके आया हूं विच इज एक्चुअली लिमिटिंग रीजेंट। अब देखो जरा, हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर केवल एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो रिएक्शन का पूरा जो फ्यूचर है, रिएक्शन का पूरा यील्ड जो है, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, कम या ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट हमने कितना लिया है, कम लिया है, ज्यादा लिया है। एग्री करेंगे इस बात से। लेकिन अगर ऐसा हो, रिएक्टेंट मान लीजिए मोर देन क्या है, 1 है, ठीक है, ए भी है बी भी है, तो उस केस में आप ये बताइए कि रिएक्शन की रेट किस बात पर डिपेंड करेगी। आप कहोगे सर इक्वली डिपेंड करेगी, मतलब मैं ए जितना ले रहा हूं, बी जितना ले रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं ए कम लूंगा या कि ए कम लूंगा या बी ज्यादा लूंगा, उससे कोई रिएक्शन पे मतलब मेरा फर्क पड़ेगा। ऐसी चीज होनी चाहिए क्या? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर हमको ऐसा लगता है कि इक्वली डिपेंड करेगा ए पर भी बी पर भी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो सर ऐसा होना चाहिए जो जिस चीज को हम ज्यादा ले रहे हैं, मतलब मैं मान लीजिए ए को ज्यादा ले रहा हूं तो ए पर डिपेंड करनी चाहिए रिएक्शन की प्रोडक्ट, मतलब अगर ज्यादा बनाना है मुझे तो ए की अमाउंट ज्यादा लेनी पड़ेगी, ऐसा होना चाहिए था। बट एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है, उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। सबसे पहली चीज है, मैं आपको यहां पर एक मतलब अगर आपको दिखाऊं कि अगर यहां पर ए भी है बी भी है जो कि प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है, तो होता क्या है, हमको लगता है कि अगर मैं मान लीजिए ए को ज्यादा लेता हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ए को ज्यादा अमाउंट लेता हूं, ठीक है, बी को लेस अमाउंट में लेता हूं, तो प्रोडक्ट किस बात पर डिपेंड करेगा, जो ज्यादा होना चाहिए। बट एक्चुअल में केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, तभी तो केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्रोडक्ट की यील्ड है या फिर रिएक्शन का जो फ्यूचर है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन के अंदर पहले कौन सा रिएक्टेंट है जो कि कंज्यूम होगा। पहले रिएक्टेंट जो कंज्यूम होता है उसी बात पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है या फिर प्रोडक्ट की यील्ड डिपेंड करती है। अब बात ये आती है कि सर पहले कंज्यूम तो वो होगा जिसकी अमाउंट कम होगी, जिसकी अमाउंट कम होगी वही पहले कंज्यूम होगा। जनरल बात आपकी सही है, जनरलाइजेशन आप करो तो आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, लेकिन काफी बार आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। मतलब अगर आपने बोल दिया कि अगर मान ली यहां पे बी कम है तो बी पहले कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन की रेट इसी बात पर डिपेंड करेगी। प्रोडक्ट भाई साहब इस बात प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि बी कितना लिया है, बी कम लिया है ना, तो बी पर डिपेंड करेगा। लेकिन काफी बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपका ज्यादातर क्वेश्चन इस बात से हो जाएंगे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि भले ही वो रिएक्टेंट क्या है, कम है, लेकिन फिर भी वो लिमिटिंग रीजेंट नहीं होता है, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भले ही दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है लेकिन फिर भी वो लिमिटिंग रीजेंट हो सकता है, ठीक है। अब बात ये हुई कि मान लीजिए अपन लेस वाले को क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन अगर करें तो लेस वाला मेरा क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट हो गया, इसको क्या बोल रहा हूं, LR। तो बचा हुआ रिएक्टेंट क्या होगा मेरा, A यहां पर क्या होगा, इट इज एक्सेस रीजेंट, मतलब रिएक्टेंट के जो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरलाइजेशन करें तो अच्छी बात है। फिर काफी बार ऐसे भी होगा कि क्वेश्चन आपका नहीं बन पा रहा है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी के लिए आपको एक नई चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले ये समझ लो रीजेंट का मतलब समझते हो आप, रीजेंट क्या होता है। हमने रीजेंट पढ़ लिया भाई साहब, लिमिटिंग रीजेंट पढ़ लिया, एक्सेस रीजेंट पढ़ लिया, लेकिन रीजेंट क्या होता है आपको पता है, नहीं पता। एक तो होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रीजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट बेसिकली बैठा रहता है, उस पर अटैक करता है रीजेंट। मतलब रिएक्शन को अगर प्रोसीड करना है तो जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो हमारी कौन सी होती है, हमारी
सिंपल सी बात है, उसको रीजन कहते हैं। अब जरा मैं बात कर रहा था कि अगर यहां पर ऐसा केस हो कि एक्सेस रीजन अपने पास में जो अमाउंट है भले ही उसकी कम है, लेकिन फिर भी वो लिमिटिंग रीजन नहीं होता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक चीज ले लूं, N2 + 3H2 कन्वर्ट होकर 2NH3 बना रहा है। मान लीजिए एक सिंपल सा केस मैंने यहां पर लिया, मैं इसको हैबर प्रोसेस के रेस्पेक्ट में देख लेता हूं कि यहां पर इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, ठीक है, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है। तो यहां पर मुझे आप बता सकते हो कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा? सर आपने बोला जो कम अमाउंट है, मतलब 1 मोल इसकी अमाउंट दे रखी है, तो ये लिमिटिंग रीजन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। बट एक्चुअल में इस रिएक्शन में ऐसा होता ही नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रीजेंट। क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रीजेंट। चौंक गए ना कि सर ऐसे कैसे हुआ? यहां पर 2 मोल इसकी अमाउंट है, लेकिन फिर भी ये लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। मतलब फिर भी ये लिमिटिंग रीजेंट है, इसकी अमाउंट भले ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये क्या लिमिटिंग रीजेंट है। इसका मतलब यहां पर कोई नई चीज अपन लेके आने वाले हैं, नया कंसेप्ट यहां पर मुझे बताना पड़ेगा, कोई ट्रिक बतानी पड़ेगी जिससे मैं लिमिटिंग रीजन आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा। तो यहां पर क्या है, एक नया फॉर्मूला है हमारे सामने कि जब मैं लिमिटिंग रीजन निकालना चाहता हूं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि रिएक्शन के अंदर कितने मोल या रिएक्शन के अंदर कितने गिवन मोल है, ठीक है, टेकन मोल ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए मैंने रिएक्शन के अंदर कितने मोल ए के डाले हैं, कितने मोल बी के डाले हैं, वो चीज डिवाइड बाई मैंने क्या किया, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट ऑफ द रिएजेंट, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, उससे मैंने इस चीज को डिवाइड कर दिया। तो इसको यूज करके मैं क्या करूंगा, यहां पर पता करूंगा कि कौन सा लिमिटिंग रीजन मेरा है या फिर कौन सा नहीं। मतलब सर आपने फॉर्मूला मान लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, लेकिन फॉर्मूले में कुछ वैल्यू निकलेगी, उससे मैं क्या निकालूंगा, उससे मैं ये देखूंगा कि मान लीजिए मेरा ए रिएक्टेंट है और दूसरा बी रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, बी के लिए भी अप्लाई किया, इसके लिए जो वैल्यू निकल के आई इस चीज की वो क्या है, मोर है, इसके लिए क्या है, लेस है। तो होता क्या है, लिमिटिंग रीजेंट के लिए ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, लिमिटिंग रीजेंट के लिए ये जो वैल्यू होती है दैट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम फॉर द, मतलब यहां पर लिखता हूं इट इज मिनिमम फॉर एल, लिमिटिंग रीजन के लिए जो वैल्यू है दैट इज मिनिमम। समझ में आया क्या हमको? यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं, मतलब जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है उनको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हमारे पास में एक रिएक्शन है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आपको मैंने डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। क्या डिफरेंट केसेस दे रखे हैं? सबसे पहला कंडीशन है 100 एटम प्लस 50 मॉलिक्यूल ऑफ वाई। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, 100 एटम है, इसका मतलब अमाउंट तो कहीं ना कहीं इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, अमाउंट मतलब 100 डिवाइड बाई 1 ही करता हूं, तो यहां पर 100 आगे मान लीजिए, ठीक है, यहां पर कितना आएगा 50, यहां पर कितना आएगा 50 डिवाइड बाई 1, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, इसका मतलब यहां पर 50 हुआ। इसके लिए वैल्यू कम है, इसका मतलब 50 मॉलिक्यूल ऑफ y, मतलब y इज द लिमिटिंग रीजन। इस केस में देखिए जरा, 1 मोल ऑफ x प्लस 2 मोल ऑफ y, मतलब 1/1, मतलब यहां पर वैल्यू 1 आई, यहां पर वैल्यू 2 आई। तो किसके लिए वैल्यू कम है, x के लिए। मतलब ये पूरा का पूरा बात इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि आपने अमाउंट किस तरीके से ली है। अगर आप इसको 1 मोल लेते हो, इसको 2 मोल लेते हो, तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और लिमिटिंग रीजन के लिए वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो कम किसके लिए आई है, कम इसके लिए आई है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, यहां पर x इज LR, जो बच गया वो मेरा क्या हो गया, एक्सेस रीजेंट हो गया। यहां पर देखिए 50 एटम एंड यहां पर 50 मॉलिक्यूल, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप कंसेप्ट की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें बात ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि 50 डिवाइड 1 करो, इधर भी 50 डिवाइड 1 किया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। सेम के केस में क्या करना है, लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। यहां पर देखिए, तो इस केस में देखो 6 डिवाइड बाई 1 और 3 डिवाइड बाई 1 कितना आ रहा है, यहां पर y मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। इस केस में देखिए जरा, 3 मोल ऑफ x प्लस 3 मोल ऑफ y, 3 मोल ऑफ x है मेरे पास में, 3 मोल ऑफ y है, तो क्या करना है इसमें, 3 डिवाइड 1 x 6 डिवाइड 1, तो इस केस में मेरा x इज द लिमिटिंग रीजेंट, मेरा x यहां पर क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। समझ में आ गई चीज अपन को? चलिए आगे बढ़ते हैं कि इफ 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आइडेंटिफाई, यहां पर आपको करना है लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने हैबर प्रोसेस का नाम सुना है क्या? सर अभी सुना, आपने बताया था,
टू NH3, ठीक है। अब देखो जरा, गिवन मोल आपके सामने रखे हुए हैं। गिवन मोल क्या है? गिवन मोल्स आप देखिए 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसके आपने 6 मोल लिए हैं, और अपने पास में जो हाइड्रोजन है उसके कितने मोल हैं? देखो हाइड्रोजन के कितने मोल है, मतलब इसके भी 6 मोल है। तो इस केस में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे 6/1 और इधर रखोगे 6/3। यहां पर वैल्यू आई है 2 और इसके लिए वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। कौन सी वैल्यू कम है 6 और 2 में से? 2। इसका मतलब क्या है? मेरा लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन यहां पर मेरा लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आ गई होगी चीज। हाइड्रोजन इज द, यानी मैं कह दूं H2 इज लिमिटिंग रीजेंट, और मेरा जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गया? मेरा एक्सेस रीजेंट हो गया। समझ में आई क्या चीज? यहां तक चीज समझ में आ गई क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल सी कहानी है, मोल्स लिख लो, गिवन रिएक्शन पहले से होगी। और एक चीज और, एक गड़बड़ मत कर देना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, स्टोइकियोमेट्री तभी अप्लाई हो पाती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं दे रखी, रिएक्शन को पहले बैलेंस कर दो, फिर ये चीज निकाल लेना जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो रिएक्शन बैलेंस के लिए बात करोगे ना स्टोइकियोमेट्री से। इसका मतलब क्या है? अपने पास में यहां पर इसके कितने मोल हैं? इसके 2 मोल गिवन है। कितने मोल गिवन है? 2 मोल गिवन है। इसके कितने मोल हैं? इसके 4 मोल गिवन है। तो वही करते हैं जो करते हुए आ रहे हैं अपन, 2/1 एंड 4/2। यहां पर भी वैल्यू 2 है, यहां पर भी वैल्यू 2 है। सर इस केस में क्या करेंगे? बोलो सर क्या किया जाए इस केस में? जब दोनों के लिए जब हमारे फॉर्मूले की वैल्यू है वो सेम आ गई, तो यहां पर लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा? एक्सेस रीजेंट कौन सा होगा? तो इस केस में जो रिएक्शन की मैं कहूं रेट है, या फिर रिएक्शन की जो प्रोडक्ट की जो यील्ड है, वो डिपेंड करेगी दोनों के दोनों रिएक्टेंट पे, दोनों के दोनों सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी। इसमें एक्सेस रीजेंट और लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट ऐसा काम नहीं कर पाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहां पर क्या है, मेरे पास में एक रिएक्शन है जहां पर क्या हुआ है, मुझे केवल एक रिएक्टेंट की क्या है? अमाउंट पता है, यानी नंबर ऑफ मोल जो गिवन है वो केवल एक रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि वही रिएक्टेंट मेरा क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है कि वही रिएक्टेंट मेरा क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट होगा, जिसकी आपको क्या दे रखी है? कंसंट्रेशन, या फिर मैं कह दूं अमाउंट गिवन है। विल बी मेरा लिमिटिंग रीजेंट, और बाकी बच गए वो एक्सेस रीजेंट हो जाएंगे। चलिए अगली चीज देखी जाए। अगर मेरे पास में ये रिएक्शन है, यहां पर 20 मॉलिक्यूल इसके लिए, 20 मॉलिक्यूल बोल रहा हूं सॉरी, 20 मोल इसके हैं और 20 मोल इसके ऑक्सीजन के। तो क्या करना है? 20/4 किया और यहां पर 20/3 किया। ठीक है, इधर कितनी वैल्यू आ रही है? 5 आ रही है। इधर कितनी वैल्यू आ रही है? यहां पर 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 6.66 आएगी आई थिंक, है ना, 6.66। तो वैल्यू कौन सी कम है? ये वाली वैल्यू कम है। लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? ये मेरा लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बस यहां पे फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है। अब इस क्वेश्चन करा जाए कि फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2 अमोनिया, मतलब 2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रीजन। तो आपको डिफरेंट सिनारियोज दे रखे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको वो वाला ऑप्शन टिक करना है जहां पर हाइड्रोजन हमारा एज अ लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट है। कैसे करोगे? सिंपल सी कहानी है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहां पर तो 0.5 इसके मोल निकल के आए, डिवाइड बाय 1 किया तो 0.5 इसकी वैल्यू आ गई। यहां पर कितना होगा? 4/1 मतलब 4 आया, और 4 को डिवाइड कर दिया 1 से, सॉरी 3 से, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 1.33 वैल्यू आई। तो यहां पर तो नाइट्रोजन ही मेरा क्या है? LR है। ठीक है, इधर देखिए जरा, इसमें 1 मोल आ गया, और 1 मोल के केस में 1 ही इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। यहां पर कितनी आएगी? 6। ठीक है, 6/3 किया तो यहां पर 2 आई। ठीक है, यहां पर भी मेरा यही मेरा लिमिटिंग रीजेंट है। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है मेरे पास में। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब इसके केस में कितने मोल्स होंगे? 56/28 इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब 10/1 इज इक्वल टू 10, और ये डिवाइड बाई कितना कर दिया? 3 कर दिया। तो कितनी वैल्यू हो गई यहां पर? यहां पर वैल्यू आ चुकी है मेरी
कितनी आएगी यहाँ पर 3.33 वैल्यू आएगी। इस केस में देखो जरा, मेरे पास में 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो डिवाइड किया 28 से। कितने से डिवाइड करूंगा? 28 से डिवाइड करूंगा। 35 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी? डिवाइड बाई 8 ग्राम। तो 8 ग्राम डिवाइड बाई अपने पास में यहाँ पर सॉरी गड़बड़ हो गई भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी भाई साहब आपने। इसको दोबारा से करना पड़ेगा, रुकिए जरा, इसको हम दोबारा से करते हैं। देखिए जरा, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मैंने गड़बड़ कर दी है। हाइड्रोजन का जो मास है भाई साहब मैंने 1 मान के चल दिया, 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा ना यार, 2 होगा। इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आया, और 2 डिवाइड बाई आपने क्या किया है? 3 किया है, तो यहाँ पर 0.66 आई है वैल्यू। इसका मतलब फिर भी ये क्या है? लिमिटिंग रीजेंट है। यहाँ पर देखिए जरा, इसमें 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 आया, 3 डिवाइड बाई 3 किया, कितनी वैल्यू आई? 1 आई। इसका मतलब दोनों का यहाँ पर तो बात ही नहीं हो सकती लिमिटिंग रीजेंट की। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.33। यहाँ पर वैल्यू आई 1.33 और यहाँ पर वैल्यू है 56 डिवाइड बाई 28, मतलब 2 मोल्स, और 2 मोल मतलब 2 ही वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसके केस में वैल्यू कम है। जब दोनों को मैंने कंपेयर किया, यहां पर वैल्यू आई 2 और यहां पर आई है 1.33। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में गलती कर दी, बट ऐसी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हो जाती है, ह्यूमन है, हो जाती है गलती। बात तो मतलब गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गलती को भाई साहब दोबारा रिपीट नहीं करना है। दैट इज बेसिकली यू हैव टू लर्न इन योर लाइफ। आपको लाइफ के अंदर यही चीज लर्न करनी है कि कोई चीज आप गलती करते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी जितनी भी गलतियां करनी है एग्जाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं गलतियां कर रहा हूं, कितनी भी गलती हो, मेरी गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब मेरे को एग्जाम तो देने जाना नहीं है, लेकिन वो गलती आप ना करो। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी जो गलतियां, सिली मिस्टेक जो होती हैं, हाइड्रोजन का मैंने 1 मास मान लिया, ठीक है, H2 का जो मास है वो 1 ग्राम मान लिया। इस तरीके की प्रैक्टिस आपको भाई साहब आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। आपको मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा चाहिए होता है, काफी बार फ्लो में ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन गलतियां करो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में मत करना भाई। एग्जाम में नहीं करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? यहां पर अच्छी तरीके से सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये होमवर्क है, एज अ होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं। इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, कहां पर? तो हमारा जो साइंस इजीली टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार ट्राई करना, अगर कर लेते हो तो हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वी की यहाँ पे क्या पूछा गया? ग्राम में अमाउंट पूछी गई है, ठीक है। बी की एटॉमिक मास ऑफ बी पूछा गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल आपको बी की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, मतलब ग्राम में अमाउंट निकालनी पड़ेगी, फिर आप वहां पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ में उसको वैल्यू रखोगे, फाइनली आपके पास वैल्यू निकल के आए। क्योंकि हम ये जानते हैं n बराबर W/V, तो सबसे पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा। वेट को निकालने, W/V बोल रहा हूँ, सॉरी, W/M, ठीक है। तो वेट निकालोगे और वेट्स को निकाल के V अपने पास में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, तो सिर्फ अपने पास में यही काम करना है। सॉरी, मैंने बोला n बराबर W/M। सबसे पहले आप वेट निकालोगे और नंबर ऑफ मोल्स आपको नोन है, तो वेट आपने जैसे निकाला और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, मोलर मास या एटॉमिक मास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है, हमारा जो लेक्चर है वो होता है फिनिश। अब आने वाले लेक्चर के अंदर अपन डिफरेंट चीजें और पढ़ेंगे। मैं आपको लेके जाऊंगा कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। POAC एक टॉपिक है जो भी बच गया है, ठीक है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर वो होता है खत्म। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में आप सभी से कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव बसवाल साइनिंग ऑफ।